साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों आप सभी का बहुत ही कमेंट आ रहा था कि मैथ्स पेडागोजी का भी वीडियो लाइए, तो लीजिए गणित शिक्षण शास्त्र का मैराथन वीडियो। हम इस वीडियो में इकाई 1 गणित की प्रकृति का पूरे 7 अंक के लिए एमसीक्यू देखेंगे, अर्थात 2012 से लेकर 2024 तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह रहेगा। निश्चित रूप से यह वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे गणित में जो है कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है हर साल। निश्चित रूप से इसलिए रिपीट हमें देखने को मिलता है क्योंकि गणित शिक्षण शास्त्र का टॉपिक कम है, वो भी सीजी टेट का और देखा जाए तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। इसका थ्योरी क्लास देखना है तो इसी चैनल में, टीचरशिप चैनल में ही आपको गणित शिक्षण शास्त्र का पूरे यूनिट वाइज आपको एक एक बिंदु का थ्योरी क्लास पूरे 11-12 वीडियो बना है। और यदि आपको प्लेलिस्ट में नहीं जाना आता होगा तो निश्चित रूप से मैं इसी वीडियो में अभी बता देता हूं कि कैसे आपको जाकर गणित शिक्षण शास्त्र का प्लेलिस्ट में वीडियो देखना है। पूरे एकदम सिलेबस के आधार पर बना है साथियों। चलिए देख लेते हैं। ये रही, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद जो है आप सर्च में टीचरशिप लिखिएगा। टीचरशिप लिखने के बाद आपको मेरा ही चैनल आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा और इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, वहाँ जाकर आपको टच करना है। टच करने के बाद आपको इस प्रकार जो है दिखाई देगा आपका, तो यहाँ आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको इस प्रकार सभी विषय वार आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पास गणित शिक्षण शास्त्र का इस प्रकार का प्लेलिस्ट दिखाई देगा। उसमें आपका 12 वीडियो है, पूरे सिलेबस के आधार पर है। ये देख सकते हैं, एक एक करके हर एक टॉपिक में आपका वीडियो बना है। सीखने के मॉडल आपका ये बहुत ट्रेंडिंग वीडियो है और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू भी है और लगातार व्यू भी आ रहा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इकाई 1 में हमें गणित की प्रकृति में गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण, ये गणित की प्रकृति में इतने टॉपिक का हम 7 नंबर का 7 प्रश्न देखेंगे प्रत्येक वर्ष। वही इकाई 2 में गणित सीखना सिखाना व आकलन, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो है 7 नंबर का, वो भी रहेगा और वो भी 2012 से लेकर 2024 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह रहेगा, जिसमें सीखने का मॉडल, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं जो हम पढ़ते हैं, आगमन निगमन विधि, जितने भी विधियां हैं वो सब देखेंगे, कक्षा रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान, ये सभी जो आपका टॉपिक है आपका पूरा हमारे जो अभी दिखाए हैं प्लेलिस्ट में, उसमें सभी में आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हम बनाने जा रहे हैं यूनिट 1 की तैयारी के लिए आपका ये मैराथन रहेगा, पूरे 75 प्रश्नों का संग्रह है, याद रखिएगा। और निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरे 75 नंबर का तैयारी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2024 से पूछे गए प्रश्नों से शुरुआत कर रहे हैं। किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है। इसमें दिया है, ये कूट संबंधी प्रश्न है, उत्पत्ति, एल्गोरिथ्म, सोपान क्रम, अभिग्रहित। तो याद रखिएगा, किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों को याद रखिएगा एल्गोरिथ्म कहते हैं। केवल बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा केवल बी, इसलिए इसका आंसर भी ऑप्शन बी होगा। यह सीजी टेट जो है पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो एल्गोरिथ्म क्या है, एक छोटे तरीके से जान लेते हैं। यह किसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशों का एक सेट या चरण दर चरण प्रक्रिया है, जैसे कि लंबी भाग विधि या लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस प्रकार हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है भाज्य में भाजक का भाग देते हैं और वो एक चरणबद्ध तरीके से चलता है, शेष फल आता है इस प्रकार का। तो यह एल्गोरिथ्म कहलाता है, जो निर्देशों का एक सेट होता है जो चरण दर चरण प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि ए अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस विशिष्ट परिस्थितियों को व्यक्त करते हुए हो, तो दर्शाइए कि गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको सबसे पहले जो है गणितीय विचार जो है मूर्त परिस्थितियों से शुरुआत होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसके आधार पर देखा जाए तो आपका सी पहले आना चाहिए, सी फिर अमूर्त ए, तो सी से ए की ओर। ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको बी में दिखाई दे रहा है, सी से ए की ओर तथा
एस, फिर उसके बाद एस क्या है, विशिष्ट स्थितियों से लेके हम विशिष्ट परिस्थितियों से लेकर हम व्यापक विचार प्रस्तुत करते हैं, तो एस से फिर बी हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, थ्योरी क्लास में ये सभी अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांततः किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए। साथियों, जोड़ की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को क्या करते हैं, हम ठोस अनुभव से शुरुआत करते हैं, ठोस वस्तुओं से, जैसे कि उनके आसपास की वस्तुएं जो खेलते हैं, जैसे कंचों के उपयोग से 2 कंचा और 3 कंचा को मिलाकर बताना कि ये 5 हो गया। फिर उसके बाद उन किसी भी वस्तु के चित्र से, जैसे कि 2 आम और 3 आम, पुस्तक में आम सेब वाला जो रहता है, उनके चित्र से फिर जोड़ना सिखाते हैं। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो चित्र प्रतीक की बात करते हैं, चित्र और प्रतीक दोनों, जैसे कि सेब को ले लेते हैं, 1 सेब और ये 2 सेब, इस प्रकार, तो ये इस प्रकार हम चित्र और प्रतीक दोनों का इस्तेमाल करके हम ये 3 सेब दिखाते हैं इधर और ये 3 लिख देते हैं, तो ये आपका चित्र प्रतीक हुआ। लास्ट में फिर संख्या प्रतीक से उदाहरण जोड़ सिखाते हैं, जैसे कि आपका 1 धन 2, इस प्रकार हम जो है जोड़ना सिखाते हैं, अर्थात क्रम हमारा सही क्रम होना चाहिए, ठोस, फिर चित्र प्रतीक और संख्या प्रतीक। ये आपको कई तरीके से मिलेगा, आपको ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, अलग अलग थोड़ा चेंजेस कर करके। आइए इसके बारे में और भी थोड़ा जान लेते हैं कि यह एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत शैक्षणिक सिद्धांत है, जिससे ELPS अनुभव अर्थात ठोस अनुभव, फिर भाषा में व्यक्त करना, फिर चित्र, फिर प्रतीक लास्ट में दिखाना। E का होता है एक्सपीरियंस, L का होता है लैंग्वेज, P से होता है पिक्चर और S से होता है सिंबल। तो इस प्रकार भी, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं और ये तरीके वाला भी प्रश्न पूछा गया है आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, इस कथन के सत्य या असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे। अनुभविक विधि से, प्रयोग द्वारा, अवलोकन द्वारा, निगमनिक तर्क द्वारा। तो इसका उत्तर है निगमनिक तर्क द्वारा, अर्थात यह कथन कि 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, यह एक गणितीय सार्वभौमिक गुण है, इसे निगमनिक तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, 2n+1 और 2m+1, इन 2 विषम संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, इसे जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 2n+2m+ और ये 1 1 हो जाएगा 2, अर्थात इन सभी से हम निकालेंगे बाहर 2, तो हमें मिलेगा n+m+1, अर्थात अगर हम किसी भी संख्या का 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वह सम संख्या ही होता है। इसलिए इस विधि से, ये लंबी प्रक्रिया है, इसको मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ कि ये निगमनिक तर्क द्वारा इस तरीके से हम 2 विषम संख्याओं का सम जो होता है, योग होता है, वो सम संख्या होता है, इसको इस तरीके से बना सकते हैं और इसका राइट आंसर निगमनिक तर्क द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 अंश होता है के बारे में सोचते हैं। तो यह एक उदाहरण है, निश्चित रूप से यह व्यापकीकरण का उदाहरण है। आपको यही सेम उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया गया है थ्योरी क्लास में, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर थ्योरी क्लास देखिए, उसके बाद यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। व्यापकीकरण, जिसे जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण भी कहते हैं, का एक उदाहरण है, क्योंकि आप एक विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुज अर्थात वर्ग से एक सामान्य श्रेणी सभी चतुर्भुज के गुणधर्म तक पहुंच रहे हैं, जहां एक विशेष स्थिति वर्ग एक व्यापक नियम किसी भी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 अंश को दर्शा रहे हैं, अर्थात एक हम जो है व्यापकीकरण तरफ जा रहे हैं विशिष्ट उदाहरणों से, अर्थात यह जो है इसका उत्तर जो है व्यापकीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यदि A, B, C और D क्रमशः विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, अनुमान लगाना और सिद्ध असिद्ध करना को प्रदर्शित करते हो, तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। ए में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम विशिष्ट उदाहरणों का जो है चयन करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम ए के बाद हम अनुमान लगाते हैं, उन उदाहरणों पर जो है अनुमान लगाकर सामान्यीकरण तक पहुंचते हैं। तो ए के बाद सी,
सी के बाद जो है उसके बाद अनुमान लगाकर उन जो है सामान्यीकरण उदाहरणों का सामान्यीकरण करके फिर व्यापक नियम बनाते हैं, व्यापक नियम बनाते हैं, व्यापकीकरण तरफ जाते हैं, अर्थात ये बी। उसके बाद फिर डी जो होता है सिद्ध या असिद्ध तर्क के द्वारा क्या करते हैं, सिद्ध या असिद्ध करते हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं से गुजरता है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो आपको विशिष्ट उदाहरण देखता है विशिष्टीकरण ए, फिर उन उदाहरणों के आधार पर अनुमान लगाता है अनुमान सी, बार बार जांच कर सामान्य नियम बनाता है व्यापकीकरण बी, अंत में उस नियम को तर्क से सिद्ध या असिद्ध करता है, तो वह हो जाता है डी। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका अर्थात शुरुआत जो है ए विशिष्टीकरण से होता है, फिर अनुमान, फिर व्यापकीकरण के बीच निरंतर प्रक्रिया चलती है, अंत में जो है देखा जाए अनुमान लगाना और व्यापकीकरण के बीच निरंतर प्रक्रिया चलता है, अंत में फिर जो है डी सिद्ध या असिद्ध पर पहुंचते हैं। तो ये रही आपका स्पष्टीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती है। सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ती है, पैटर्नी और संबंधों को ढूंढने की क्षमता ये भी बढ़ती है, तथ्यों को स्मृति में धारण करने की क्षमता तो ये नहीं होती, याददाश्त बढ़ाने या रटने की क्षमता, ये सभी गणितीय प्रश्नों को हल करने में से जो क्षमताएं बढ़ती हैं उसमें नहीं आएगा। तार्किक तो महत्वपूर्ण है, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता ये भी आ जाएगा। तो इसके आधार पर आपका ए, बी और डी जो है इसमें आ जाएगा, तो यह आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, डी, ए, बी। तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि Q, W, N और Z क्रमशः परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांक के समुच्चय को प्रदर्शित करते हो तो संख्या पद्धति को सीखने के उचित क्रम क्या होंगे। निश्चित रूप से सबसे पहले इसका नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं आएगा जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। उसके बाद इसमें जो है इसी में 0 को ऐड कर दिया जाता है, तो वह जो है होल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। इसी में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार का 0 में ही यहाँ से इधर जो है लेफ्ट साइड आपका ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दिया जाता है, तो यह हो जाता है आपका पूर्णांक संख्याएं, इधर भी माइनस इन्फिनिटिव तरफ और इधर प्लस इन्फिनिटिव तरफ, तो इसको हम बोलते हैं जेड पूर्णांक संख्याएं। और उसके बाद अगर इसी में जो है परिमेय संख्या इसके जस्ट बाद आता है, जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो इसके जस्ट बाद आ जाएगा Q। तो इस प्रकार का यह क्रम हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है। शुद्धता, विशिष्ट क्रम, विस्तारित अभिव्यक्ति, स्वरूप। तो साथियों गणित की प्रकृति के जो संबंध रखता है, गणित में शुद्धता होती है, विशिष्ट क्रम होती है, स्वरूप भी होती है, निश्चित पैटर्न देखने को मिलता है, तो नहीं होती है तो विस्तारित अभिव्यक्ति। यह अभिव्यक्ति विस्तारित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, इसकी गणित की प्रकृति में नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में सांप सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है खाली स्थान से, मापन, संख्याओं, आकृतियों, ज्यामितियों। तो संख्याओं को जो है संख्याओं की अवधारणा जानने के लिए जोड़ना, घटाना, क्योंकि सांप सीढ़ी में देखा जाता है कि जितने नंबर आते हैं तो उतने कदम बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जैसे कि सांप में चला जाता है तो सांप जो है नीचे ले आता है और सीढ़ी में जाता है तो सीढ़ी ऊपर ले जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो संख्याओं की अवधारणाओं को सीखने के लिए सबसे उपयुक्त है जोड़ना, घटाना, जो है इस प्रकार के आगे बढ़ना, घटना, घटते क्रम, बढ़ते क्रम, इस प्रकार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। सोपान क्रमिक संरचनाएं, विशिष्ट से व्यापक की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों गेंद, संतरा क्या है, एक मूर्त वस्तुएं हैं और उसके आधार पर हम गोलाई की अवधारणा जा रहे हैं जो कि अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसका राइट आंसर जो है मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगा, जो कि हमारे थ्योरी क्लास में देख लीजिएगा, यही उदाहरणों से हम अच्छे से समझाए हैं। निश्चित रूप से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है। ज्यामिति, बीजगणितीय, संख्यात्मक सभी समान रूप से अमूर्त हैं। तो निश्चित रूप से इसमें जो कौन से अधिक अमूर्त की बात हो रही है तो वो है बीजगणित, क्योंकि इसमें देखा जाए
तो इसमें चर और अचर जो है राशियों का उपयोग होता है एक्स वाई जेड का, जो कि अज्ञात राशियों के लिए उपयोग की जाती है। तो यह जो है ज़्यादा अमूर्त होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है प्रत्यक्ष उपपत्ति द्वारा। दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, इस कथन को प्रत्यक्ष उपपत्ति डायरेक्ट प्रूफ विधि से सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं? विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, ये सभी को जो है विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा का इनका उपयोग निम्न क्रम में किया जा सकता है। निश्चित रूप से हम ऊपर इसी तरीके से जिसमें ठोस, अनुभव, चित्र, प्रतीक इस प्रकार का देखे थे, उसी का यह जो है थोड़ा घुमा के प्रश्न दिया गया है, जिसमें मेन आपको ELPS को ही याद रखना है। E एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, L जो है लैंग्वेज, और फिर P जो है पिक्चर्स, फिर लास्ट में आएगा सिंबल। तो उसके आधार पर देखा जाए तो आपका क्रम जो है अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक, ये किस में दिखाई दे रहा है? तो ये ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं, अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, यह सोचना खालिस्तान कहलाता है। यह भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, ऊपर और भी देखे हैं इसी तरीके का प्रश्न। तो यह व्यापकीकरण को बता रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विशिष्टीकरण से व्यापकीकरण तरफ पहुँचते हैं, तो इसका राइट आंसर निश्चित रूप से आपका हो जाएगा व्यापकीकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौगोलिक वर्गीकरण या स्थानिक वर्गीकरण। निश्चित रूप से जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। इसे स्थानिक वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यह भी पूछा गया था CGTET 2022 पेपर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है? तो आप सभी जानते होंगे, पाई चार्ट में जो है इस प्रकार का प्रतिशत के आधार पर जो है आपका पाई चार्ट को बांटा रहता है। ये आपका जो है 70% इस प्रकार मतलब आपका दिया जाता है, जो 360 अंश को लेकर बनाया जाता है। तो मतलब इसी प्रकार का कि इसमें 70, 80 मतलब टोटल मतलब 360 अंश को आपको इसमें विभक्त किया जाया रहता है पाई चार्ट के माध्यम से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं कक्षा के मेधावी छात्रों की पहचान करने, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने हेतु, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन देने हेतु अथवा बढ़ावा हेतु। तो निश्चित रूप से समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन देने और बढ़ावा देने, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? गणितीय विधि, गणितीय संकल्पना, गणितीय फलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर लिया गया था गणितीय फलन। एक अंक से गुणा क्या नहीं है? तो गणितीय फलन नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देख सकते हैं आपको ये प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है, 2024 के क्वेश्चन में भी देखने को मिला होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे आप देख सकते हैं, पूरे प्रश्नों को देखिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा, क्योंकि गणित पेडागोजी का आपका सिलेबस ज़्यादा विस्तारित नहीं है। इसलिए यदि आप यूनिट 1 से 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम के लिए आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। चलिए, इसके आधार पर देखा जाए तो आपका सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद क्या आता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, उसके बाद आता है आपका इंटीजर नंबर जिसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, उसके बाद जाता है परिमेय संख्याएं क्यों। तो उसके आधार पर आपको यह क्रम आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को दर्शाती है। यह थ्योरी क्लास में आप निश्चित रूप से गणित प्रकृति जो है 3 मुख्य तत्व जो है आपके थ्योरी क्लास में दिखेगा, जिसमें सोपान क्रमिक श्रृंखलाएं भी शामिल है, जिसमें स्पष्ट रूप से समझाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो यह भी
आपको रिपीट देखने को मिल रहा होगा। इसका भी उत्तर होगा निगमनिक तर्क दिया था 2024 के प्रश्न में जब ये आया है तो, और यहाँ पर ये हो जाएगा तर्क से, क्योंकि इसमें सिर्फ तर्क दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3476 और 937 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। उसको बच्चा इस प्रकार जमाता है, ये देख सकते हैं, और जोड़ता है कि ये 6 का 6 और 7 और 7 को जोड़ने पर 14, 14 की 4 हासिल 1, और ये 5 और 3 8, फिर ये 9 3 12, इस प्रकार का। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में खाली स्थान की कमी है। योग के कौशल, स्थानीय मान की अवधारणा, पुनर्समूहीकरण द्वारा योग के कौशल, योग के सही क्रम की अवधारणा। तो याद रखिएगा, इसमें स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है बच्चे में, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि जो है इकाई के नीचे इकाई रखा जाता है, जैसे कि यहाँ ये रखना था, और दहाई के नीचे दहाई, इस प्रकार, और सैकड़े के नीचे सैकड़े, तब यह जो है सही क्रम होता और उत्तर भी सही आता। तो बच्चे में स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, सभी अवधारणाएं मूर्त रूप से समझाई जाए, व्यापक विचारों का विशिष्टीकरण किया जाए, गणितीय प्रतीकों का कम से कम उपयोग किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से इसका आंसर सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, क्योंकि देखा जाए इसमें मुख्य रूप से गणित सीखने की प्रक्रिया में सोपान क्रमिकता को बहुत ही स्थान दिया गया है। जैसे कि एक जो है क्रम में होना चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर सीखने के बाद ही पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को सीखने के बाद पूर्ण संख्या सीखना है, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक, फिर परिमेय, इस प्रकार वो सोपान क्रमिकता को फॉलो करें। और देखा जाए इसमें सभी अवधारणाएं मूर्त रूप से समझाई जाए, तो इसमें जो है अमूर्त को भी मूर्त से अमूर्त तरफ जाया जाता है। गणित सीखने की प्रक्रिया में व्यापक विचारों का विशिष्टीकरण नहीं, बल्कि विशिष्टीकरण से व्यापक विचारों तक पहुंचा जाता है। तो ये सब गलत अवधारणाएं हैं। और गणितीय प्रतीकों का कम से कम उपयोग किया जाए तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि गणित प्रतीक भी बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है, ऑप्शन ए से। नेक्स्ट है, बच्चों में अमूर्त स्वर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वही है ठोस, चित्रात्मक, फिर प्रतीकात्मक, जो कि ELPS जो हम देखे हैं उसी का जो है, ये थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन इसी को पूछा जा रहा है। ठोस अनुभव, फिर चित्रात्मक, फिर प्रतीकात्मक, ठोस पहले आना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं? साथियों, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रमेय, जिसे थ्योरम कहते हैं। आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, जिसे हम सिद्ध करके दिखाते हैं, अर्थात स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो वह प्रमेय कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है? छात्रों की सीखने की क्षमता, क्लास रूप ऑपरेशंस, शासकीय मापदंडों का अनुसरण, अन्य कार्यों का अतिरिक्त भार। तो इसका उत्तर होगा, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ऑप्शन बी है, क्लास रूप ऑपरेशंस। इसको समझिएगा, क्लास रूप ऑपरेशंस अर्थात कक्षा संचालन से है, क्योंकि प्रभावी कक्षा संचालन में छात्रों की समझ, रुचि और अमूर्त अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ने जैसी कई पहलू शामिल होते हैं, जहां शिक्षकों की शिक्षण विधियां रटने की बजाय समझ पर विकसित होती है, और छात्रों की विविध जरूरतों को पूरा करना अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है। इसलिए क्लास रूप ऑपरेशंस इसमें सबसे बड़ी समस्या है, यही आंसर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित के पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अभ्यास प्रश्नावली से अंत होता है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है? सीखने का अवसर बढ़ाना, एकाग्रता को बदलना, समय का उपयोग, मजा और आनंद देना। तो इसका राइट आंसर है सीखने का अवसर बढ़ाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य है? आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना, उनके कम ज्ञान के लिए हतोत्साहित करना, धीमा सीखने की स्थिति से विचलित करना, अपना ज्ञान छात्रों को प्रदर्शित करना। इसका राइट आंसर है उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य है ऑप्शन ए, आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए
किस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच केवल आनुभविक तरीके से की जा सकती है? यह सीजी असिस्टेंट टीचर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सत्यता की कसौटी की जांच केवल आनुभविक तरीके से किया जाता है, तो उसमें इसका उत्तर है मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। और इसमें जो अलग अलग जो कथन दिए हैं ऑप्शन अनुसार देख सकते हैं। पानी 100 अंश सेंटीग्रेड सेल्सियस पर उबलता है, तो यह प्रयोग के माध्यम से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है, तो ये आनुभविक तरीके से 12/4 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो इसे अवलोकन से, और दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, तो ये गणितीय तर्क से। तो इनसे अलग अलग जो क्वेश्चन है इससे भी प्रश्न बन सकता है। जैसे कि पानी 100 अंश सेंटीग्रेड सेल्सियस पर उबलता है, तो यह किस माध्यम से जो है इसे सिद्ध किया जा सकता है? तो प्रयोग के माध्यम से। तो यह जो है सभी मतलब अच्छे से समझाया गया हमारे थ्योरी क्लास में, तो निश्चित रूप से उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गणितीय संक्रियाओं को सरल, तेज और मशीनी बनाता है। मूर्त परिस्थितियां, नई समस्याएं प्रस्तुत करना, प्रतीक और एल्गोरिथ्म, अनुमान लगाना। तो इसका उत्तर है प्रतीक और एल्गोरिथ्म। विभिन्न संक्रियाओं के लिए गणितीय प्रतीकों के प्रयोग से उन संक्रियाओं के लिए एल्गोरिथ्म को लागू करना आसान हो जाता है। तो प्रतीक और एल्गोरिथ्म इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर हम एक तरह की दाल पकाना जानते हैं तो इसी तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम अन्य दालों को भी पका सकते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह जो है व्यापकीकरण का उदाहरण है। निश्चित रूप से व्यापकीकरण के प्रश्न आपको 3-4 देखने को मिल गया है, आगे भी देखने को मिलेगा। और यह जो है लगभग थोड़ा मिलता जुलता प्रश्न जो ही, जैसे कि आप ऊपर देखे होंगे कि चतुर्भुज से रिलेटेड वर्ग का जो है चारों कोण का योग 360 अंश होता है, जिसमें हम चतुर्भुजों का व्यापकीकरण जो है अवधारणा लिए थे। तो ऊपर हम प्रश्न देखे थे, वो भी विशिष्टीकरण से व्यापकीकरण अवधारणा को बताना हुआ था। तो इसमें भी देख सकते हैं किसी एक कार्य में निपुण होना और तथा उसी तरह के दूसरे कार्य का निष्पादन करना ही व्यापकीकरण कहलाता है। राइट आंसर इसका व्यापकीकरण है। नेक्स्ट है, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्षमताएं विकसित होती हैं? पैटर्नों और संबंधों को तलाशने की क्षमता, स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शुरुआती स्कूली गणित सीखा जाता है ठोस निरूपण द्वारा। तो निश्चित रूप से यही है, ठोस निरूपण द्वारा शुरू से देखते आ रहे हैं। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कब कहेंगे कि बच्चे कुछ कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं? सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान होने पर, सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर, अवधारणा का नाम व परिभाषा जानने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब बच्चे जो है सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने लग जाएं, तो तब हम कहेंगे कि बच्चे जो है अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गणित में प्रतीकों के विस्तृत प्रयोग के क्या कारण हैं? गणित को संक्षिप्त करना, गणित को स्पष्ट करना, गणित को एक शक्तिशाली संचार माध्यम बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा सीखने का कौन सा मॉडल अपनाया जाना है? यह निम्न में से किस बात से तय होता है? बच्चे कैसे सीखते हैं पर शिक्षक की सोच, विषय की प्रकृति, सीखना क्या है पर शिक्षक की समझ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखना क्या है पर शिक्षक की समझ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है? प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, किसी प्राकृतिक संख्या का घात ज्ञात करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अन्य से असंबंधित है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, किसी प्राकृतिक संख्या का घात ज्ञात करना, ये सभी जो है संबंधित है एक दूसरे से। और देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई इसका राइट आंसर होगा, यही लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है मूर्त, अमूर्त, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मूर्त भी है और अमूर्त भी है। याद रखिएगा, त्रिभुज की संकल्पना मूर्त भी है और अमूर्त भी है। कैसे है? तो समझिएगा कि इसे हम जो है वास्तविक वस्तुएं जैसे कागज का टुकड़ा के द्वारा भी माप सकते हैं। कागज के टुकड़ा में जैसे कि हम इसे कागज के टुकड़ों से भी हम समझा सकते हैं
इसके प्रकृति को, और इसे अमूर्त तरीके जैसे कि अमूर्त में गणितीय सूत्र का उपयोग करके 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इसके द्वारा भी हम गणित को हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, और इसके कागज़ के टुकड़ों के द्वारा भी। तो इसलिए यह याद रखिएगा, इसका उत्तर आप जब आएगा तो ए और बी दोनों डालिएगा, मूर्त और अमूर्त दोनों। नेक्स्ट है, कौन सी संकल्पनाएं अधिक अमूर्त है? ज्यामिति, बीजगणितीय, संख्यात्मक सभी समान रूप से अमूर्त हैं। तो अधिक अमूर्त की बात हो रही है तो बीजगणितीय मूल रूप से अज्ञात चर को खोजने के लिए समीकरणों से संबंधित पद्धति है, इसलिए बीजगणितीय अवधारणा अधिक अमूर्त है। निश्चित रूप से इस तरीके का प्रश्न और भी देखे होंगे, थोड़ा अलग घुमा दिया जाता है, लेकिन ये वाला प्रश्न और भी देखने को मिला है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावकारी तरीका है। तो याद रखिएगा, इसमें समय न लेते हुए इसमें जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, सॉरी ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूहों में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है, यही इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 1 स्तर के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है? विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग करना, संख्याओं की गणना करना, संख्याओं का योग करना, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा साथियों, कक्षा 1 स्तर की बात हो रही है, कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है? तो याद रखिएगा, सबसे जो इसमें उपरोक्त सभी में नहीं डालिएगा, इसका आंसर होगा विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग करना, ये कठिन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, ये तो गलत कथन है। सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए, ये भी गलत कथन है। स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सीखना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मूर्त संकल्पना दिया जाता है। सामान्यीकृत संकल्पना भी जो है प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है। स्वयं सिद्ध अर्थात प्रमेय वाला जो गणित है, ये भी प्राथमिक स्तर के लिए सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब सभी इसका गलत कथन है। नेक्स्ट है, 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है? यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत है, 6 का स्थानीय मान 10 है, 7 का स्थानीय मान 7, उपर्युक्त कोई नहीं। चूंकि बी और सी तो सही कथन है, और चूंकि यहाँ पूछा जा रहा है आधारभूत नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह संख्या 67 या 67 का प्रतीक या संकेत है, यह संकल्पना आधारभूत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है? तो गणितीय चिंतन की आवश्यकता जो है इसमें देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ज़्यादा होता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में बच्चों को पृथ्वी का आकार, गति, जलवायु तथा दूरी मापन को समझाने के लिए गणितीय चिंतन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र के समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे? तो इसका राइट आंसर है साथियों, छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? तो इसमें जो है सर्वाधिक जो सामान्य संकल्पना है वो है पूर्ण संख्याएं हैं, याद रखिएगा। सामान्य संकल्पना की बात हो रही है, पूर्ण संख्याएं हैं। चूंकि प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्या का ही भाग है। प्राकृतिक संख्या में ही जो है सम संख्या भी आता है और विषम संख्याएं भी आती हैं, और जो इनसे अलग है वो है पूर्ण संख्या जो शून्य से स्टार्ट होती है, इसलिए सामान्य संकल्पना ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, फोक एल्गोरिथम मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। फोक एल्गोरिथम मानसिक रूप से गणनाओं, अनुमानों, एल्गोरिथम पर भरोसा करते हैं जो खुद को मानसिक उपयोग के लिए अभिगृहित करते हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन होता है क्योंकि इसकी प्रकृति पूर्णतः अमूर्त होती है, यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है सामान्य हल विधि, प्रयोगशाला विधि, प्लेवे विधि, पेडागॉजिक विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेडागॉजिक विधि। नेक्स्ट है, प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही किस श्रेणी को सम्मिलित करना चाहिए? मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त,
खुला अंत खेल, प्रबोधक, फीडबैक। साथियों प्राइमरी गणित के लिए जो सबसे उचित है वो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है, गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो है कथन गलत पूछा गया है, इसलिए गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है, यहाँ के हिसाब से यही जो है असत्य है, क्योंकि बाकी तो गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, ये भी राइट है, क्रमबद्ध श्रृंखला होती है ये भी, और तार्किक संबंध होता है ये, तो इसका सही कथन है। नेक्स्ट है, आज की दुनिया में कंप्यूटर की क्रांति से प्रभावित हैं, इनकी जड़ें गणित के किस क्षेत्र के अमूर्त विचार से उत्पन्न हुई हैं? तो इसका उत्तर है बुली बीजगणित। बुलियन बीजगणित आप पढ़े होंगे निश्चित रूप से, गणित लेके पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो इसके बारे में निश्चित रूप से जानते होंगे। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने में लिया जा सकता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में लिया जा सकता है, ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा साथियों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी होता है और वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ये ज्ञात करने में भी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, बीजी व्यंजक प्रारंभ करते समय क्या महत्वपूर्ण बिंदु बताना आवश्यक है? संकेतों का मूर्त वस्तु के लिए प्रयोग, संकेतों का अज्ञात वस्तु के लिए प्रयोग, संकेतों पर संक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है साथियों संकेतों का अज्ञात वस्तु के लिए प्रयोग, यही इसका राइट आंसर होगा। एक बीजी व्यंजक में प्रतीकों का प्रयोग मूर्त और अज्ञात दोनों के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रफल को प्रायः सभी समतल सतहों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है त्रिभुज के क्षेत्रफल से सभी समतलों का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम आयत का भी अर्थात वर्ग का भी, एक वृत्ताकार पथ का भी, ये सभी का हम जो है सभी समतल सतहों का हम क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गणित की पाठ्यचर्या का के मुख्य गुण है महत्वाकांक्षी, सुसंगत, महत्वपूर्ण गणित सिखाना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पाठ्यचर्या का के दोष हैं पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना, विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वर्तमान पाठ्यचर्या का जो है दोष पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, विषयों में सहसंबंध का अभाव है, एक दूसरे के विषयों से जो है संबंध का अभाव देखने को मिलता है, लचीलेपन का अभाव। तो यही इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ ऑप्शन सी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य और व्यापक उद्देश्य बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना है, जिसका अर्थ है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? निर्णय लेने की शक्ति, वैज्ञानिक सोच, याददाश्त क्षमता, विश्लेषण की क्षमता। तो निश्चित रूप से स्कूल में गणित शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए तो याददाश्त क्षमता, क्योंकि गणित जो गणितीय संक्रियाएं या गणित का जो भी जो तत्व है उसे याददाश्त या याद नहीं किया जा सकता, रटा नहीं जा सकता। तो याददाश्त क्षमता इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, गणित भाषा का के मुख्य गुण है शुद्धता, सत्यता, उपरोक्त ए व बी दोनों। तो निश्चित रूप से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शुद्धता भी और सत्यता भी दोनों गणित भाषा का मुख्य गुण है। नेक्स्ट है, गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। देखिए ये तीसरा या चौथा बार ये टाइप का प्रश्न पूछा गया है, तो कितना रिपीट हुआ है? तो इसमें वही याद रखना है, अनुभव, भाषा, चित्र और फिर प्रतीक, मतलब वही ELPS। तो इसी क्रम को याद रखिएगा, अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि शिक्षार्थी
प्रतिभाशाली बुद्धि का है, शिक्षार्थी की बुद्धि का स्तर उच्चतम है, शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। तो याद रखिएगा, यदि किसी शिक्षार्थी का बुद्धि लब्धि 100 आता है तो निश्चित रूप से दोनों बराबर होगा, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो याद रखिएगा, इसमें जो देखा जाए तो सारंग देव जो है भारतीय गणितज्ञ नहीं है, क्योंकि ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ, संगीत रत्नाकर के लेखक गणितज्ञ नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि महावीराचार्य भारतीय गणितज्ञ, गणित सार संग्रह के लेखक, बौधायन भारतीय गणितज्ञ है, बौधायन सूत्र से संबंधित। ब्रह्मगुप्त महान भारतीय गणितज्ञ व खगोल शास्त्री है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सारंग देव। नेक्स्ट है, 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाया जाए कि परिणामी भिन्न हो जाए? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए। कैसे? इसके हर से जब हम 6 में से 1 घटाएं तो क्या होगा? 5/5 हो जाएगा, जो कि यह परिणामी भिन्न हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है? एक गेंद, एक लोहे की पट्टी, धागे का एक टुकड़ा, पानी की टंकी। तो याद रखिएगा, आयतन मीन्स क्या होता है? जगह घेरना, स्थान घेरना, जिसके लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का होना बहुत जरूरी है, जो कि गेंद में होता है, लोहे की पट्टी में भी हो जाएगी और पानी की टंकी में भी। धागे का टुकड़ा चूंकि एक जो है पतला धागा होता है, जिसका हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निश्चित रूप से हम अच्छे से नहीं बता सकते, इसलिए आयतन का उदाहरण इसमें सही प्रादर्श नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो प्राथमिक स्तर पर ही होगा। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित को ठोस वस्तुएं चित्रों द्वारा समझा जाता है, धीरे धीरे अमूर्तता की ओर बढ़ा जाता है। तो शुरुआत तो आपका प्राथमिक स्तर से ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है? 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 10 + 10, मतलब ये सो ऑन है, सो ऑन, ये 6 8 इस प्रकार बढ़ेगा तो ये 20 तक पहुंचेगा। अर्थात यह क्या बना रहा है, देख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आगे जाते जाते 2 दहम 20 तक जाएगा, अर्थात 2 का पहाड़ा का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। देख सकते हैं, फिर से यह प्रश्न 5वां 6वां बार पूछा जा रहा है। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? ठोस से शुरू होना चाहिए। याद रखेंगे, ठोस वस्तुएं, फिर चित्र, फिर क्या होगा? संकेत। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठोस वस्तुएं, फिर चित्र, फिर लास्ट में संकेत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है। तो यह भी क्या होगा? बीजगणितीय सूत्र का अधिगम जो है क्या होगा? अमूर्तकरण होगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे और इस टाइप का ऊपर देखते आ रहे हैं कि बीजगणितीय कैसे होती है? अमूर्तीकरण होते हैं, जिसमें जो है चर अचर राशियों का उपयोग होता है। अज्ञात राशियों के लिए हमें x y z का उपयोग करते हैं, अर्थात अमूर्त चीज़ों का उपयोग करते हैं, इसलिए अमूर्तकरण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः गणित सिखाना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है। देख सकते हैं, ये फिर से पूछा गया है, अभी ऊपर हम और देखे हैं कोई अन्य साल। तो ये देख सकते हैं, आपको कई बार रिपीट मिलेगा, इसलिए यह यूनिट 1 मतलब 7 नंबर पक्का है आपका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक डीएड प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। 62 में 48 घटाने पर 46 आया। बच्चे ने क्या समझने में गलती की? तो निश्चित रूप से देखा जाए तो बच्चे ने उधारी लेने की समझ नहीं है, यही जो है आंसर इसका होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापकीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निश्चित रूप से यह गणित की विषय समझ को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते रटना, सूत्र, तर्क और समझ, ज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा रटना। एल्गोरिथम चरण दर चरण प्रक्रिया है, जो है देखा जाए तो सूत्र,
विकसित करते हैं, तर्क और समझ, ज्ञान भी, और रटना इसका राइट आंसर नहीं होगा। मतलब राइट आंसर यही होगा, मतलब बच्चों में विकसित नहीं कर सकते पूछा गया है, तो रटना नहीं विकसित कर सकते। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त, व्यापकीकरण से, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मूर्त से अमूर्त, क्योंकि हम गोलाई की अवधारणा जैसे कि संतरा, सेब या कोई भी गोल वस्तुओं को, गेंद वगैरह को दिखाकर हम गोलाई की अवधारणा जो है मूर्त वस्तुओं को दिखाकर गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित कराते हैं। तो मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये रही आपका गणित पेडागॉजी के पहला यूनिट से टॉप 75 प्रश्न, जो कि 2012 से लेकर 2024 तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।